आप सभी को बहुत बहुत प्रणाम नमन। आज हम लोग एकत्र हुए हैं एक ऐसे शख्स, ऐसे व्यक्ति को याद करने के लिए। न सिर्फ याद, एक रिचुअल, एक परंपरा। हम चाहते हैं कि उनके संदेश को आज के नौजवान, आज के जो विचारक हैं, जो सामाजिक विचारक हैं, उनके तक पहुंचाने के लिए। तो आप लोग सबका बहुत बहुत स्वागत। हमारे बीच हमारे ट्रस्ट के मेंबर हैं और हमारे मुख्य वक्ता विलियम पिंच, प्रोफेसर विलियम पिंच, जो वेंसले यूनिवर्सिटी में है। जो हमारे देश में नहीं हो रहा है, नहीं हो सका अभी तक, वो ये लोग कर रहे हैं कि अपने कॉलेज में हिस्ट्री डिपार्टमेंट में इंडियन हिस्ट्री में स्वामी जी का किताब, जो मेरा जीवन संघर्ष है, जिसको कैलाश झा और इनके गुरु वॉल्टर हाउजन ने माई लाइफ स्ट्रगल में इंग्लिश अनुवाद करके सारे दुनिया में हिस्टोरियन के बीच लाए। वो अपने इंडियन हिस्ट्री के कोर्स में स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं। जो हम कैलाश प्रयास किए बिहार में एजुकेशन विषय में मिल करके जो नहीं हो सका, आप लोग इस पर मांग करें कि स्वामी जी के संदेश, स्वामी जी के काम और उनके व्यक्तित्व को नौजवान जाने। स्वामी जी को आप किसी छोटे से वर्ग में, एक छोटे से समूह के नेता मान के उनका अपमान न करें। आज अमेरिका से, ब्रिटेन से, जापान से जो स्वामी जी के बारे में पढ़ना चाहते हैं, पढ़ रहे हैं, वो इसलिए नहीं पढ़ रहे हैं कि किसी समूह के नेता थे, इसलिए उनके ऊपर उनकी दिलचस्पी है, क्योंकि वो दुनिया में एक अलग व्यक्तित्व था। मैं इसलिए व्यक्तित्व अलग करता हूं कि हर धर्म में धर्मगुरु होते हैं जो पूजनीय हैं, अच्छी बात करते हैं, अच्छा संदेश देते हैं, लेकिन वो गरीबों के लिए क्रांतिकारी नहीं थे। दुनिया में बहुत से क्रांतिकारी आप भी जानते हैं, लेकिन अध्यात्म नहीं था, वो स्पिरिचुअल नहीं थे। ये कॉम्बिनेशन जो जिंदगी बिताया, एक सन्यासी हमारे बीच में, दो सन्यासी हैं, उन्हीं के तरह जिंदगी बिताए, लेकिन गरीबों के लिए वे क्रांतिकारी थे। वो 16-17 साल की उम्र से भगवान के खोज में हिमालय के चोटियों में और साउथ के, दक्षिण भारत के समुद्र किनारे, सब जगह भगवान खोज में निकले। सब जगह उन्हें जो प्राप्त नहीं हुआ, अंत में गरीब के चेहरे में उसने भगवान पाया। और जिस दिन से वो गरीबों के लिए बात करना शुरू किया, धर्म प्रचारक नहीं थे, धर्म के प्रतीक थे। ये हमारे धरोहर, हमारे धर्म, हमारे समाज का जो असली जो व्यक्तित्व है, वो स्वामी जी थे। और उनको हम ऊपर उठाएं। मेरे पिताजी इसी गांव हमारे से जन्म लिए, हम लोग हमारे के हैं। पिता इसे सुनते थे उनके बारे में। जब आजादी के पहले से वो कहना शुरू किए, जो आज के दिन में कितनी बड़ी बात है कि अगर तुम्हें जमीन से मोह छोड़ो, अगर जमीन पे तुम अपना पसीना बहाओगे, तुम जमीन पे काम करोगे, तब तो तुम्हारा होगा। नहीं तो जो उस जमीन पे जब पसीना बहाएगा, जो उसे जोतेगा, वो अंत में इतना हक मांगेगा। इसी बात की आज हमारे देश में बहुत बड़ा संघर्ष हो रहा है। अगर स्वामी जी के रास्ते पे उनके सबसे क्लोज सुभाष चंद्र बोस, जिसको स्वामी जी ने कांग्रेस का प्रेसिडेंट बनाया, जिताया पूरे देश में घूम के, अब कांग्रेस के मेन जितने थे, मैं नाम नहीं बताऊंगा, उनके मन के खिलाफ उनको प्रेसिडेंट बनाया। अभी जो कविता पाठ था उसमें था समाजवाद। स्वामी जी एक छोटा सा पुस्तक हम पढ़ रहे थे कहीं, उनका कहना था कि आज भगवान और राम का नाम होता है, उसके लिए इतना यत्न करते हैं, लेकिन दुनिया में ऐसा भी जगह आज हुआ है जहां किसान, मजदूर, खेत फैक्ट्री में काम करने वाले अपना राज्य बनाए हैं, जहां सभी का हक है।
उन्होंने रामराज को और सोशलिज्म को एक तरह से व्याख्यान किया है। रामराज कुछ नहीं है, ये सोशलिज्म है, ये सोशलिस्ट स्टेट है जहां हर किसी का वेलफेयर हो, हर को अपना हक मिले। ये उनका अनुवाद था रामराज का, जिसको हम लोग पूज्य मानते हैं। हमारे देश में मैं दुनिया बहुत जगह घुमा हूं और मैं कभी भी हमेशा मुझे इस बात का गौरव था कि हमारे देश का हम सऊदी अरेबिया में काम किए हैं, जहां हर मुस्लिम कंट्री के डॉक्टर और काम करने वाले थे। उनसे मुझे जब ये सुनने को मिलता था कि मैं अमीर देश का नागरिक हूं, मुझे बहुत संतोष है। लेकिन अगर हम हिंदुस्तान जैसे देश का नागरिक होते जहां हर धर्म के लोग, हर वर्ग के लोग खुशी खुशी साथ रहते हैं। जो तुर्की के नवनिर्माण के अतातुर्क थे, जो टर्किश डॉक्टर मुझे बताया, अतातुर्क भारत का, इंडिया का एग्जाम्पल देते थे कि देखो कैसे इस देश में हर धर्म के लोग साथ रह रहे हैं। हमारा प्रोफेसर यूरोलॉजी का, हम उनसे एक बार थिएटर में बात करते हुए, ऑपरेट करते हुए बात हो रही थी। बोला हम 14 साल पहले हिंदुस्तान गए थे एक मीटिंग में। मुझे लगता था कि अगर लोग हॉस्टाइल नहीं है, हमारे खिलाफत नहीं करेंगे, कम से कम बहुत निराश होकर हमारे तरफ देखेंगे। इसलिए हम लोग उस देश को शासन किया तो एक दुर्विचार होगा। लेकिन जो वार्मथ, जो हमें भाव मिला, जिस तरह से हमारा स्वागत, हमारा सम्मान हुआ, तुम्हारा देश मेरा दिल जीत लिया है। और लोग गरीब हैं, जरूर देखते हैं गरीब हैं, तो उनके चेहरे पर हंसी है। इसलिए मैं तुम्हारे देश का गुलाम हो चुका हूं, इतना देश अच्छा लगता है। वो भारत था जिसको स्वामी जी बनाना चाहते थे। क्या हम बना पाए हैं? तो मेरा बस यही एक ट्रस्ट का मिशन है कि स्वामी जी को एक छोटे से बोतल में बंद नहीं करके, विश्व के जो थे एक गुरु जिनके लिए सभी लोग आते हैं, उस पहचान को आगे बढ़ाएं। विलियम पिंच, जिनका बहुत प्यार से नाम है विजय, और इनका जन्म लखनऊ में हुआ था। इनको देखभाल करने वाली इनका नाम विजय रखा था, दिल्ली में हुआ था। और ये पहले भी पटना में आके आश्रम आकर के रिसर्च किए हुए हैं। और ये वॉल्टर हाउजर के तरह ही इनको हम कह सकते हैं बिहार के सबसे अच्छे सपूत में से हैं। मुझे कुछ साल पहले याद है कि विंडी आई थी, मैं लेके आया था यहाँ पे। जब वो कमरा जिसमें स्वामी जी का सब लिखा हुआ लिखावट है, ये है, वो हमको दिखलाए, तो वो भी विजय की तरह वो भी वो वॉल्टर हाउजर की शिष्या रही है, रिसर्च की है स्वामी जी पे, पीएचडी की है स्वामी जी पे। वो उनका हाथ का लिखा देख के आंख में आंसू आने लगा। आप समझ सकते हैं कि कितना श्रद्धा इन लोगों के लिए स्वामी जी का। तो उस व्यक्तित्व को, जिसको ये पहचानते हैं, दुर्भाग्य से हमारे देश के इतिहासकार लोग उनको भूलना चाह रहे थे। तो हम लोग सब मिलके, चूंकि हमारे इस क्षेत्र के, हमारे प्रांत के, हमारे देश के धरोहर हैं, हम लोग सभी उनके उद्देश्य पर आगे चले, जिससे देश बहुत सुखी, व्यापक हो और आपस का कलह नहीं हो। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग आने के लिए। धन्यवाद डॉक्टर साहब। अब मैं अगले वक्ता के रूप में जो हमारे बीच हैं, जो अध्यक्ष भी हैं हमारे ट्रस्ट के, कैलाश चंद झा जी, मैं उनको बुलाऊंगा कि वो ना विषय प्रवेश के बारे में कुछ परिचय दे दें। हाँ, कि मैं वो आज का जो विषय है आप देख रहे हैं, जिस पे विलियम पिंच जी बोलेंगे, मैं उनके पहले उनकी परिचय देते हुए कि मैं तो परिचय दे ही सकता हूं, लेकिन कैलाश जी और खास उनसे जुड़े हुए हैं, तो उनका परिचय देते हुए और आज के विषय जो है उसकी भी बात रखते हुए वो अभी मैं बुलाऊंगा, वो रखेंगे बात। और लास्ट में वो अध्यक्षता भी करेंगे, जो पूरी जब कार्यक्रम समाप्त होने लगी तो। और आज आप जानते हैं कि आज हमारे मुख्य जो वक्ता हैं आपके सामने हैं, प्रोफेसर विलियम पिंच।
मैं उनका भी आगे जब उनके हम बुलाएंगे तो उस समय उनकी परिचय दी जाएगी। तो मैं बुला रहा हूँ कैलाश चंद झा जी, जो हमारे ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं, आए और अपनी बातें रखें। आप सबों का स्वागत है। सुरधागन और मंच पे आसीन इस तरफ के लोग भी। मैं विजय इनको बोलता हूँ क्योंकि हमारा संबंध 44 साल से है। तो पहली बार हम लोग 1982 में मिले थे, 1982, जब ये पहली बार दिल्ली आए थे हिंदी लैंग्वेज प्रोग्राम में, हिंदी सीखने के लिए। इनको विजय हिंदी भी बोलते हैं, समझते भी हैं, घबराते हैं। हम कहे कि नहीं, हम बगल में बैठे रहेंगे, अगर कोई आप इधर उधर किए तो हम उसको दुरुस्त करेंगे। हम दोनों में और वॉल्टर हाउजर के साथ भी ये हमेशा डिबेट होते रहा, जो इतिहास लेखन और इतिहास बताना कैसे हो, उसका मेथोडोलॉजी कैसा हो। तो एक जो आप शब्द यहाँ पर देख रहे हैं, जमीनी आकलन, आप अगर इतिहास लेखन और करेंगे सिर्फ दिल्ली और पटना में बैठ करके, और वहां पर अगर आप किताब लिखेंगे केवल लाइब्रेरी और आर्काइव्स में जा करके, तो वो लेखन और वो इतिहास जो है सो आप दूसरे किसी वर्ग के लिए लिख रहे हैं। जो हम यहाँ जो देख रहे हैं उस वर्ग के लिए आप वो इतिहास नहीं लिख रहे हैं। और उस इतिहास के लिए जरूरी है, हम ज्यादा समय इसलिए नहीं लेंगे कि प्रोफेसर विजय पिंच और विलियम पिंच इसको और अच्छे ढंग से बताएंगे। और हम ज्यादा, अभी हम लोग चंपारण की यात्रा से आए हैं, तो बताएंगे कि ज्यादातर लोग इधर के लोग जानते हैं यही रेवड़ा और मझियावा और बरहिया, और लेकिन उधर भी चंपारण और जगह पे कई लोग रहे हैं, एक्टिव रहा है। तो वो एक तरह से उसको हम लोग कहते हैं अनटच्ड, अनटच्ड। तो विजय पिंच उस पर बताएंगे कि कितना जरूरी है उन सब जगहों पे जाना। जो संकलन आश्रम में था, जिसको कि वॉल्टर हाउजर ले भी गए, सुरक्षित भी रखे, लौटाए भी, उसमें और हमेशा एडिशंस होते रहता है। हमेशा, जैसे वॉल्टर हाउजर ने बरहिया से जाकर के उसमें कुछ जोड़ा, या ऐसे ही अभी विजय पिंच और हम लोग जो गए थे चंपारण, तो उसमें भी चीजें मिली, उसमें भी सामग्रियां मिली, तो वो भी जुड़ जाएगा उस संकलन में, आश्रम के संकलन में। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि उस स्तर पर जाकर के आप उसको जानिए, कहाँ पर क्या उन लोगों को, उन जगहों को किस बात के लिए संघर्ष था। तो मैं इसी के साथ समाप्त करूंगा, क्योंकि मैं ज्यादा बोलूंगा तो इनको बोलना है। सो धन्यवाद आप सबों का यहाँ आने का। और ये जो प्रेजेंट, बार बार हम लोग यही करें, कुछ नई चीज, नई चीज बोलना, नई चीज बताना। तो ये नई चीज अभी प्रोफेसर पिंच आपके सामने में रखेंगे, नई खोज जिसको कहते हैं रिसर्च। रिसर्च अगर आप करें किस तरह से, ऐसे ही भाषण देने से तो वो होगा नहीं। तो धन्यवाद आप सबों का आने के लिए। धन्यवाद कैलाश जी। अब मैं, हमारे बीच कुछ खास लोग, अतिथि लोग भी हैं, मैं उनका स्वागत करता हूं। जैसे कि हमारे बीच राम प्रवेश सिंह जी बैठे हैं, जाने माने सामाजिक कार्यकर्ता हैं। और मैं एक और बात बता दूं कि हमारे गांव में हमारा जो गांव है बगल में हमारा, वहां के हमारे वार्ड पार्षद लोग आए हुए हैं,
सनी जी हैं, संजेश जी हैं, मैं उनका स्वागत करता हूं। ऐसे तमाम साथी हैं, मैं बीच बीच में हमें याद आएगा नाम तो मैं उनका भी जिक्र करूंगा। ये संचालक का एक ऐसी भी कार्यक्रम होती है कि कुछ बातें वो भूल जाते हैं, कुछ करना पड़ता है, सब बातें रखना पड़ता है, और एक एक गो में, जस्ट इन वन गो, बहुत आसान नहीं होता कि मैं जो कुछ ऐसा नहीं रहता कि मैं कुछ रटा रटाया आया और बोल दिया, वो बात हम बात में रखते रहेंगे। मैं आपको एक और जानकारी दे दूं कि इस ट्रस्ट के अंतर्गत कुछ यहाँ सामाजिक काम होते हैं। जैसे कुछ आप बच्चे को देखे होंगे, वो गरीब बच्चे जो बाहर में उनको शिक्षा के लिए उतनी विशेष सुविधा नहीं मिलती, उसकी व्यवस्था इस ट्रस्ट के तहत किया हुआ है। एक यहाँ पे एक क्लिनिक चलती है, मैडम हमारी बैठी हुई हैं, जो यहाँ पे एक आयुर्वेद का जो एक होता है क्लिनिक, मैं उसका भी यह व्यवस्था यहाँ पे चलती है उसी ट्रस्ट के अंतर्गत। ये सारी सुविधाएं जो शिक्षा के हो, स्वास्थ्य के संबंधित हो, ये सब ट्रस्ट के अंतर्गत ये सब यहाँ चलते हैं। और भी हमें सुविधा इसको विस्तार करना है, जैसे हम कुछ और ऐसा करना चाहते हैं ताकि और भी ज़्यादा कुछ एक्टिविटीज हम इसको इसमें समायोजित कर सकें। तो मैं अब अगले वक्ता जो आज के जो हमारे जो मुख्य आकर्षण हैं, वो हमारे मुख्य वक्ता प्रोफेसर विलियम पिंच, मैं उनको बुलाऊंगा। और ये आज का विषय, आप एक बात और आपको बड़ा आश्चर्य वाली बात बता दूं कि आप जब किसी समतल जमीन पे चलते हैं और अचानक 2 इंच जमीन कुछ नीचे अचानक हो जाए, तो आपको यदि वो पता नहीं है तो आपको एक जैसा जर्क और अनएक्सपेक्टेड जैसा फील होता है। मैं उनके बारे में बता दूं, ऐसा ही कुछ आपको जर्क लगेगा कि वो आप सोच रहे हैं कि गोरे चिट्टे आदमी, विदेशी आदमी जो मे बी कि वो आने के बाद बोलेंगे हाउ डू यू डू, और कुछ ऐसा कुछ अपने अमेरिकन एक्सेंट में बात करेंगे, वो एक अच्छी हिंदी भी जानते हैं, जो आपको बड़ा अच्छा लगेगा जब वो हम हिंदी में भी जब प्रोनाउंस करेंगे और बातें रखेंगे। तो मैं अगले वक्ता के रूप में प्रोफेसर विलियम पिंच जी को बुलाता हूं, वो आए और ये जो आज की जो विषय है उस पर वो अपनी बातें रखें। और मैं थोड़ा एक ऐसा भी सेशन रख सकता हूं कि यदि कुछ इनसे उनकी बातों के दरमियान कुछ ऐसी कुछ क्वेरी की गुंजाइश बनी, कुछ ऐसी कुछ गुंजाइश बनी, तो मैं अपने श्रोता लोगों से, अतिथियों से जिनको मैं बुलाया हूं, मैं उनको ऐसा नहीं करूंगा कि सिर्फ वन वे कम्युनिकेशन हो, वो कुछ बातें अपनी बाद में रख सकते हैं अपनी जानकारी विस्तार के लिए। तो मैं अगले वक्ता के बारे में बुला रहा हूं प्रोफेसर विलियम पिंच। अच्छा, प्रणाम सब लोग, और धन्यवाद। आप बहुत लोग आए हैं तो घबराते हैं कि ये हम आपका एक्सपेक्टेशन है, काफ़ी गंभीर है कि मेरी हिंदी इतनी तेज है कि हम ऐसा व्याख्यान दे सकते हैं, लेकिन असल में तो मेरी हिंदी तेज नहीं है, काफ़ी बोलचाल की हिंदी है। तो लेकिन हम कोशिश करूंगा, माफ़ी मांगना है मुझको कि आप ज़रूर माफ़ कीजिएगा अगर मेरी हिंदी टूटी हुई है कभी कभी, लेकिन हम कोशिश करूंगा। और जब हम असफलता हैं तो कैलाश जी और अनीश जी और सत्यजीत जी और आप सब लोग हम हमारे मदद कर सकते हैं, कैसे ठीक से। हाँ, वो तो है, अंग्रेजी में भी बोल सकते हैं, लेकिन ये मेरे लिए एक मौका है हिंदी बोलने में, तो कोशिश तो करना है। तो दो बात और हैं शुरू में। ये मेरे लिए ये एक सेमिनार होना चाहिए, और एक्चुअली उस पोस्टर जो लगाया हुआ है सेमिनार लिखता है ना, तो इसका मतलब है ये सब हम शोध कर रहे हैं स्वामी जी के बारे में, किसान सभा के बारे में, बिहार का इतिहास के बारे में, और हम बताएंगे मेरे शोध किसके बारे में खासकर हैं और मेरा क्या विचार क्या है मेरे बुक के बारे में जो हम अभी लिखने के शुरू कर रहे हैं। लेकिन ये ठीक मतलब शुद्ध हिंदी की व्याख्या नहीं है, ये एक सेमिनार होना चाहिए मेरे लिए, तो ज़्यादा आसान होगा। हाँ, मिक्स कर सकते हैं हम। मेरा कोई खास
मतलब मजबूत आर्ग्यूमेंट नहीं है, मतलब उद्देश्य या क्या शब्द है आर्ग्यूमेंट के लिए, बहस, हाँ। लेकिन हम शोध के बारे में और मेथोडोलॉजी के बारे में कहना चाहता हूँ। कैसे शोध करना चाहिए इतिहासकारों को। तो ये दूसरी बात है। तो क्या था वो, तीन माफी मांगना है, तो जुबान के बारे में, शोध के बारे में, सेमिनार के बारे में। तो जरा बढ़ाइए आगे थोड़ा, हाँ स्लाइड बढ़ाइए। तो आज है शिवरात्रि है और इस मौके पर और स्वामी जी के जयंती के मौके पर हम सब इकट्ठे हुए हैं और मेरे लिए एक पुण्य धरती है, समाधि है यहाँ पर, और ये हमारे लिए एक बहुत इम्पोर्टेंट महत्व और पुण्य जमीन है, जगह है। और ऐसे हैं क्योंकि मेरे गुरु या टीचर वॉल्टर हाउजर थे। ये काफ़ी आप लोग पहचानते हैं। ये वॉल्टर हाउजर लेफ्ट साइड पर हैं। ये 1988 का फोटो है, ये जो लाल कुर्ता में पहनते थे उस समय। ये भुवनेश्वर में था, हम गए थे एक सम्मेलन के लिए और मैं उसके राइट साइड पर है। उसकी पत्नी थी रोजमेरी हाउजर, वो भी थी इस समय। और हमको ये तस्वीर बहुत पसंद है। हम नौजवान थे, हम ग्रेजुएट स्टूडेंट थे, PhD कर रहे थे उस समय। तो हम आए थे बिहार पहली बार उस समय, या शायद दूसरी बार थी, 1986 से 1988 तक, वॉल्टर हाउजर की वजह से। उन्होंने हमको इंट्रोड्यूस किया स्वामी जी के बारे में, स्वामी जी के आश्रम के बारे में और इनके आंदोलन के बारे में, किसान सभा, किसान आंदोलन के बारे में। तो हमको उस समय लग रहा था कि वॉल्टर स्वामी जी का चेला था, और तो इसलिए हम कह सकते हैं कि हम वॉल्टर के चेला हैं और वॉल्टर स्वामी जी का चेला। तो हम उस क्या शब्द है उसके लिए, लेकिन आई एम हिज ग्रैंड चेला या पोथा हो सकता है। तो एक ये हम आपसे वही हैं, गुरु के गुरु हैं। तो उस साइड पर है एक कोट है, द पास्ट इज नेवर डेड, इट्स नॉट इवन पास्ट। ये एक बहुत फेमस कोटेशन है विलियम फॉकनर का। विलियम फॉकनर था, क्या हुआ, वापस आ गया। विलियम फॉकनर एक ऑथर था, प्ले राइट था, दक्षिण अमेरिका का, मतलब US में, मिसिसिपी स्टेट था वो दक्षिण में। और विलियम फॉकनर US का 20वीं शताब्दी के शुरुआत में 1940 1950 तक और 1960s में बहुत इम्पोर्टेंट प्ले राइट हैं। और ये एक प्ले का लाइन है, वो रेक्विएम फॉर अ नन, एंड आई लव दिस कोट। इसको मुझे बहुत पसंद है क्योंकि पास्ट के बारे में ना कैसे अनुवाद कर सकते हैं उसको। पास्ट का शब्द है अतीत, कह सकते हैं अतीत। तो अतीत मरा नहीं, वो अतीत ही नहीं है, समझते हैं। अतीत है हमारे आपस में। Past is never dead. जो हुआ अभी हो रहा है। तो इसीलिए कैलाश जी और हम आपस में हमेशा इसके बारे में बोलते हैं कि इसी कारण
जो जगह, जो जमीन, जो शहर या खेत के बारे में अगर आप इतिहासकार हैं तो उस जगह को विजिट करना है, जाने हैं वहां पर, न केवल आर्काइव या अभिलेखागार और दफ्तर में बैठकर पढ़ना है। उसके अलावा बाहर, दफ्तर के बाहर, आर्काइव के बाहर जाना है, उसी जगह को देखना जरूरी है, उस जमीन को। या और क्योंकि पास्ट जो अतीत है उनका रिपल्स, जैसे एक पेबल इन अ पॉन्ड, उनका पास्ट का रिपल्स फैलता है ना, और अब तक फैल रहा है। तो वहां जाने से अगर हम ठीक से सुनते हैं, हम उस पास्ट को, उस अतीत को हम कुछ सीख सकते हैं। कैसे लोग उसके बारे में सोचते हैं, क्या शायद कोई मटेरियल कल्चर का ट्रेस है, ट्रेसेस ऑफ द पास्ट वहां बाहर उन जमीन कहीं। तो इसका दूसरी मतलब है कि पूरा दुनिया एक आर्काइव है, न केवल के किसी मकान में या इमारत में या आर्काइव में या घर में। हमेशा हर जगह पर क्लूज हैं। क्लूज का शब्द नहीं है मेरे पास तो, लेकिन क्लूज, जैसे हम डिटेक्टिव हैं, पुलिस का डिटेक्टिव हैं, तो हम क्लूज के लिए सर्च कर रहे हैं, और क्लूज हम हर जगह पर हैं। तो इसलिए हम गए थे कुछ शोध आर्काइव में शोध करके, क्योंकि हम नवंबर के अंतिम में आए थे इस बार बिहार, और बिहार आए थे दिसंबर के शुरुआत में। तो तब हम उस समय, मतलब दिसंबर के शुरुआत में, मेरे दिमाग में, मेरे मन में कुछ जानकारी था, मतलब हम जानते थे क्या हुआ किसान आंदोलन के बारे में। आमतौर पर लोग ज्यादातर जब किसान आंदोलन और स्वामी सहजानंद के बारे में लिखते हैं, बोलते हैं और समझते हैं, वो गया डिस्ट्रिक्ट और पटना डिस्ट्रिक्ट, मुंगेर के बारे में समझते हैं, क्योंकि रेवरा, बकाष्ठ सत्याग्रह था, बड़ी हड़ताल का, और कार्यानंद शर्मा के बारे में, और जादूनंदन शर्मा, ये सब मशहूर, बहुत इम्पोर्टेंट, महत्व लीडर्स थे, उसका नेता थे, यू कैन से। लेकिन सारण डिस्ट्रिक्ट और चंपारण डिस्ट्रिक्ट, जहाँ गांधी जी गए थे 1917 में, चंपारण सत्याग्रह, उसके बारे में लोग कुछ नहीं कहते हैं। किसान आंदोलन के बारे में कुछ तो है। आगे बढ़ाइए थोड़ा। तो उस सारण और चंपारण के बारे में बोलने से पहले मेरा बुक, जो मैं अभी विचार कर रहे हैं, सोच रहे हैं, हम थोड़ा डिस्क्राइब करेंगे, या बुक का आउटलाइन क्या होगा। अभी प्रकाशित नहीं है, अभी हम काम कर रहे हैं इस पर, लेकिन मेरा कोई प्लान है, कार्यक्रम है इस बुक का। तो ये है, आउटलाइन है, बहुत सिंपल है। शुरू और ऐसे ऑन द राइट साइड पर है, हुंकार का है ना, हुंकार का हेडलाइन है, जब स्वामी का मृत्यु हो गया और वो समाधि लिया और यहाँ समाधि हुआ, उस हेडलाइन उस वक्त का है। क्योंकि 1950 मेरे लिए इस बुक का इन वन वे, एक तरह से इस बुक का 1950 का डेट है, मतलब 1950, उस बुक का मध्यम है, स्वामी के डेथ
और हम आगे बढ़ेंगे, वहाँ से आगे कुछ काम करेंगे डेथ के बाद और उसके पहले भी काम करेंगे, क्योंकि हमको हम ऐसे सोचते हैं कि किसान आंदोलन के बारे में किसान आंदोलन की कहानी है और आर्काइव की कहानी है। इस आर्काइव का क्या हुआ? आप सब लोग जानते हैं कि यहाँ 1957 में वॉल्टर हाउजर आए थे, 58 में स्वामी के डेथ के 8 साल के बाद, और उस समय कोई हिस्टोरियन, इतिहासकार या स्कॉलर या विद्वान इसके बारे, किसान आंदोलन के बारे में, स्वामी जी के बारे में कभी नहीं काम किए। वॉल्टर वॉज द फर्स्ट, वो पहले थे, पायनियर, यू कुड से, वो एक पायनियर था। और उनका वो मैन्युस्क्रिप्ट्स और लीफलेट्स कुछ लिए थे अमेरिका। हाँ, क्योंकि यहाँ का आर्काइव्स मतलब पटना में और दिल्ली में कोई नहीं लेगा, और यहाँ का मटेरियल्स का नष्ट हो रहा था कुछ, they were very fragile, तो हाउजर ने काफी, बहुत नहीं लेकिन कुछ लिया था अमेरिका, वर्जीनिया, यूनिवर्सिटी ऑफ वर्जीनिया और शार्लोट्सविल, और कैलाश जी ने क्या 60 years later, मतलब 2018 में वापस लिए हैं। वॉल्टर और कैलाश दोनों इस बात को अग्री किए हैं कि अब समय ठीक है वापस ये सारा समग्र क्योंकि हाँ सत्यजीत सिंह इन्वॉल्व हो चुके थे इसके रेनोवेशन में। हाँ, क्योंकि आश्रम का हालत अभी बढ़ गया, अच्छी हो गया, तो इसलिए मटेरियल्स वापस आए हैं। और ये हम वॉल्टर के साथ पढ़ रहे थे 10 साल, 1970s 1980s में खासकर पीएचडी करने, लेकिन इन सब लेखों और डॉक्यूमेंट्स, कागजात, हस्तलिपि मटेरियल्स नहीं देखे। ये पहली बार जो मेरे लिए, हम वहाँ इंडिया को आना था, तो यूएस से इंडिया उसको देखने के लिए। तो क्योंकि वॉल्टर इट्स अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड स्टोरी, मतलब ये कहानी बहुत मुश्किल बताने में, हिंदी बताने में और अंग्रेजी में भी बताने मुश्किल है। तो एक पार्ट मतलब कंक्लूजन में आर्काइव के बारे में, वॉल्टर के बारे में, वॉल्टर के स्टूडेंट्स के बारे में, मेरे बारे में टू सम एक्सटेंट, कैलाश जी के बारे में, इस आश्रम के बारे में, सत्यजीत के बारे में, इस ट्रस्ट के बारे में, इसमें मेरे इतिहास जो लिखे हैं, हम लिख रहे हैं, इसमें शामिल होगा। एंड ये ठीक है, क्योंकि जब आप इतिहास पढ़ते हैं, वो सब सोर्सेज के बारे में और आर्काइव के बारे में जानना चाहिए, कैसे हैं, क्या है, क्यों ऐसा है। तो इसलिए हम इसके बारे में भी हमको बताना है। तो इंट्रोडक्शन आश्रम के बारे में और थोड़ा इंट्रोडक्शन, मतलब भूकंप था 1934 में, स्वामी जी, किसान आंदोलन का जनरल हिस्ट्री क्या है, फिर स्वामी जी और गांधी जी का विवादास्पद था, और तो इस बैकग्राउंड का मटेरियल्स होगा इस इंट्रोडक्शन में, लेकिन स्पेशली आश्रम के बारे में। और फिर मेरा 4 चैप्टर्स हैं। चैप्टर 1 सारण और चंपारण के बारे में, हम रेओरा और बरहिया ताल इसके बारे में हम लिखेंगे इंट्रोडक्शन में, लेकिन मेरा खास फोकस नहीं है इस पर।
गया और मुंगेर और वो काफी लोग इस आंदोलन गया और मुंगेर के बारे में बहुत लोग जानते हैं अभी तक। तो हम चाहते हैं कि न्यू मटेरियल्स, नया कहानी बताना चाहिए। तो सारण और चंपारण, ये खासकर जब हम आए थे और जब मैं उस शोध का यात्रा तैयारी कर रहे थे, हम जानते थे कि सारण में एक सत्याग्रह था, किसान सत्याग्रह, राहुल संकृत्यायन का। तो आप जरूर सुने होंगे राहुल का नाम, राहुल संकृत्यायन बहुत फेमस है। तो उस समय 1939 में, मतलब 1938 क्या 39 सॉरी 39 में, हाँ 38 तो 38 है नहीं, हाँ है। तो 39 में राहुल ने एक अमवारी गांव में एक सत्याग्रह किए और उसको गिरफ्तार हो गए और एक फास्टिंग किए थे, मतलब भूख, क्या है, हाँ भूख हड़ताल, हाँ थैंक यू, याद नहीं है ये शब्द। तो काफी इसका पब्लिसिटी बहुत था, मतलब पूरा दुनिया तक, न्यूयॉर्क, लंदन, सब न्यूज़पेपर्स, क्योंकि उस समय, I'm getting ahead of myself, लेकिन उस समय चपरा का, मतलब सारण डिस्ट्रिक्ट का, ओल्ड सारण डिस्ट्रिक्ट हम बता रहे हैं, इसके बारे में बता रहे हैं, ओल्ड सारण डिस्ट्रिक्ट का किसान सभा का सेक्रेटरी था बीबी मिश्रा। और बीबी मिश्रा वो इतिहासकार बन गए बाद में, बिहार स्टेट आर्काइव्स का डायरेक्टर हुआ पहला, फिर उस सेक्रेटरी, किसान सभा के सेक्रेटरी होने के बाद। लेकिन बीबी मिश्रा बहुत चालाक था, तेज था, को वो पूरा इस खबर राहुल के बारे में पूरा देश, पूरा दुनिया से तक जाना चाहिए। तो उसने प्रेस रिलीज लिख दिया, कई प्रेस रिलीज, फोटोज भी भेजा, अमृता बाजार पत्रिका, जनता, हुंकार, कई जगह। और फिर वहां से टाइम्स ऑफ इंडिया, लंदन टाइम्स, और मेरे याद है कि न्यूयॉर्क भी इस खबर पहुंचा, न्यूयॉर्क तक। तो इसलिए हम उसके बारे में थोड़ा और बताएंगे बाद में। लेकिन चैप्टर 2 है हजारीबाग जेल का फोकस होगा, क्योंकि स्वामी जी और राहुल और कई दूसरे लोग, अन्य लोग जेल में पड़ा 1939 के बाद, 1940 में, उसके पहले भी, और इवन 1920s में। लेकिन इस मामले में 1939, 1940, 41, 42 तक स्वामी जी और राहुल और कई लोग जो कार्य करते, जो लेफ्ट पर थे, और कांग्रेस भी टू सम एक्सटेंट, गिरफ्तार हो गए और हजारीबाग जेल, कई अलग अलग जेल्स में, भागलपुर जेल इम्प्रिजन थे। तो I will focus राहुल पर और स्वामी जी पर होगा मेरा फोकस, क्योंकि उस समय उन दोनों ने बहुत लिखे थे, कई किताब लिख रहे थे। स्वामी ने लिखा, आप तो जानते होंगे, मेरा जीवन संघर्ष। लेकिन इसके अलावा झारखंड के किसान, खेत मजदूर, गीता हृदय लिखा। तो और उसके अलावा और भी लिखा था वो बहुत, क्योंकि जेल के बाहर जब वो आंदोलन का काम कर रहे थे, वो हर दिन में
समय काफी समय नहीं था किसी और करने के लिए, और काम करने के लिए। तो लेकिन जेल में बहुत था, the luxury of time उसका। तो he began writing, reflecting on his life and his work. क्योंकि as you know from Walter Hauser's work, स्वामी का हमेशा उसका विचार evolving, मतलब बदल रहा था, हमेशा बदल रहा था। दसनामी सन्यासी से सोशल रिफॉर्म, भूमिहार ब्राह्मण महासभा का काम, फिर उससे किसानों का, फिर खेत मजदूर किसान तक, मार्क्स एंड लेनिन के बारे में उस पर, तो हमेशा इवॉल्विंग था, बदल रहा था। तो इसके बारे में हम जानना चाहता हूँ। और राहुल उस समय, वो उसकी मेमोir भी है, मेरी जीवन यात्रा, और जेल में, हजारीबाग जेल में, वो मेरे ख्याल है कि वो फर्स्ट 2 वॉल्यूम्स, क्योंकि अब 4 वॉल्यूम का मेमोir है मेरी जीवन यात्रा, तो फर्स्ट 2 वॉल्यूम्स उसी जेल में लिखा। तो हम इमेजिन करते हैं कि आपस में बात ड्यूरिंग द डे बात कर रहे थे ये सब के बारे में, फिर इवनिंग में या मॉर्निंग में ये लिख रहे थे। You could say competing memoirs। तो इसके बारे में हम फोकस करेंगे। फिर चैप्टर 3 अगस्त क्रांति 1942 में, जब कांग्रेस और गांधी ने अनाउंस किया कि अगस्त 11 के बाद हम क्विट इंडिया मूवमेंट, हाँ, तो और इस समय एक वेरी पेनफुल मोमेंट था, शाहिद, वो जो पटना फायरिंग था, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट था उस समय विलियम आर्चर, और उसने आज्ञा दिया कि स्टूडेंट्स का मार्च पर फायरिंग किया, और एक मूर्ति है, शहीद स्मारक है। तो इसके बारे में हम इंटरेस्टेड हैं, क्योंकि इसका इतिहास है, लेकिन कोई जबरदस्त इतिहास के बारे में नहीं है। और स्वामी जी और राहुल और आई थिंक इट वाज कार्यानंद शर्मा, किसान सभा के ऑफिस के छत पर पटना में ये स्टूडेंट्स का मार्च देख रहे थे, और उसके बारे में स्वामी जी ने लिखा था, सॉरी स्वामी जी नहीं, राहुल ने। तो इस विषय पर बहुत ज़्यादा और है सूचना है, और इसके बारे में हम लिखेंगे। और फाइनली चैप्टर 4 गीता हृदय का नाम है, उसका टाइटल है। फिर खासकर गीता हृदय केवल गीता हृदय के बारे में नहीं है, क्योंकि स्वामी ने उसका मेमोir लिखा 1942 में तक। एक अंतिम चैप्टर है 46 में लिखा है स्वामी जी ने, लेकिन खासकर वो मेरा जीवन संघर्ष 42 से पहले के बारे में है, 41। तो ज्यादातर जब इतिहासकार किसान सभा और स्वामी जी के बारे में लिखते हैं, सब 41 से पहले लिखते हैं। तो लेकिन 8 साल और था उसकी जिंदगी में, तो मैं इसके बारे में लिखेंगे, क्योंकि हमको लगता है कि स्वामी जी फिर बदल रहे थे, और उसका क्या सोच था, इसका पॉलिटिकल सिचुएशन, कम्युनिस्ट पार्टी के बारे में, कांग्रेस पार्टी के बारे में, फॉरवर्ड ब्लॉक के बारे में, और अपना
अपना सोच के बारे में, अपना जिंदगी के बारे में, तो और गीता हृदय के बारे में, क्योंकि गीता हृदय उस समय 45, 46, 47, 48 में रिवाइज कर रहे थे। तो इसके अगेन हम बहुत कह सकते हैं, कैलाश जी भी बहुत कह सकते हैं इसके बारे में, लेकिन I don't want to say everything now because I want you to buy the book eventually. तो बुक किताब तो खरीदना है। अगर मैं अभी सब बताते हैं तो कोई सरप्राइज, कोई इंटरेस्टिंग चीज नहीं होगा इस किताब में। और फिर कंक्लूजन होगा आर्काइव का इतिहास के बारे में, वॉल्टर के बारे में, कैलाश जी के बारे में। फिर आगे बढ़ाइए। तो हम बताया था, कुछ कह रहा था कि अमवारी सत्याग्रह के बारे में, ये जनता का इशू है मई के शुरुआत में, लेकिन असल में अमवारी सत्याग्रह जो राहुल ने क्या लीड किए हैं, व्हाट्स द वर्ड फॉर लीड, टू लीड, नेतृत्व किया है क्या? ठीक है, लीड। वो फरवरी के अंत में फरवरी 24 था होगा। एंड तो ये स्टोरी जो है जनता में, बीबी मिश्रा ने लिखा होगा, पता स्पष्ट मालूम नहीं है, लेकिन होगा बीबी मिश्रा का एक प्रेस रिलीज के आधार पर है। और राहुल, उसको पता था कि ये बहुत अच्छी न्यूज़ खबर होगा हमारे आंदोलन के लिए। वो बहुत स्मार्ट था और बहुत हैंडसम, कैरिस्मेटिक था, तो एंड फेमस था, क्योंकि तब तक वो बड़ा विद्वान था तिब्बत और बुद्धिज्म और भारत का इतिहास के बारे में, और वो भी फेमस ट्रैवलर थे। वो गए थे रशिया, एक रशियन औरत से fell in love with and had a son, एक बेटा था रूस का, इगोर राहुलोविच शायद उसका नाम था, किस ऐसा है। तो anyway, सारन के बारे में जब तक हम जानते थे कि वो राहुल और के मेमोर से हम जानते हैं, क्योंकि राहुल ने अमवारी के बारे में लिखे थे उसके मेमोर में, और स्वामी जी ने इसका चर्चा किया, लेकिन छोटी सी चर्चा, और राहुल का मेंशन है। लेकिन राहुल ने लिखा कि इसमें नागार्जुन बाबा नागार्जुन या वैद्यनाथ मिश्र या यात्रिक और टक्कन बाबा, वो जो अब तो जानते हैं वो फेमस पोएट हैं, जन कवि, उसमें भी शामिल था अमवारी सत्याग्रह। लेकिन नॉर्थ वेस्ट बिहार, सारण और चंपारण किसान सभा के संदर्भ के मामले में केवल सारण और अमवारी का कहानी है। दिसंबर के शुरुआत में जब हम आए थे, ये मेरा सिचुएशन था, ये इतना जानकारी जो हम थे वो सारण के बारे में। लेकिन दो किताब अभी आए हैं 2-3 साल पहले, एक तारानंद वियोगी से और एक शोभाकांत से, जो शोभाकांत नागार्जुन का बेटा है। और इन किताबों में we could say it's a biographical memoir, इसका हिंदी शब्द नहीं जानते, लेकिन बायोग्राफिकल मेमोर है, क्योंकि नागार्जुन
और तारानंद और शोभाकांत वियोगी से बातचीत कर रहे थे कई सालों से, और उन्होंने इन दोनों अलग अलग किताब इसके बाद इस बातचीत के संदर्भ के आधार पर किताब लिखें। तो पहले 2022 से पहले, अगर मतलब 1998 से पहले, क्योंकि नागार्जुन की मृत्यु हुआ 98 में, 99 नागार्जुन कहते थे कि अगर मेरा जिंदगी के बारे में जानना चाहिए तो मेरा पोम्स, रीड माय पोम्स, ये मेरा लाइफ मेरे काव्य में है। तो लेकिन अब we have more information नागार्जुन के बारे में, और इन दोनों किताबों में एक चर्चा है एक गांव के बारे में, बुलवा। बुलवा चंपारण में नहीं है, लेकिन इस समय का मतलब अमवारी सत्याग्रह के 1-2-3 महीने से पहले, मतलब अमवारी सत्याग्रह से पहले 1-2-3 महीने, मतलब 1938 1938 में अक्टूबर नवंबर, नागार्जुन मतलब तारानंद वियोगी और शोभाकांत लिखे हैं कि वो एक गांव बुलहवा, और बुलहवा है अमवाड़ी है, यहाँ पर ये पटना है, चपरा, सिवान, अमवाड़ी ये है बेटिया। तो अमवाड़ी असल बुलहवा यूपी में गोरखपुर, यहाँ करीब यहाँ पर एक गांव है भगहा, शहर में अभी, और एक गांव है धनहा, और क्या गंडक के पार कर बुलहवा, और वहाँ एक मठ था। और तो it's a लंबी कहानी है, and I won't tell it now, लेकिन नागार्जुन और उस मठ के महंत के बीच में एक बहुत बड़ा झगड़ा हुआ, और नागार्जुन महंत ने नागार्जुन को मार दिया, मारपीट किया पीछे, मतलब बैक पर। और एक नागार्जुन का एक कहानी है, शॉर्ट स्टोरी है, जमानिया का बाबा, उसी का बेस है। तो लेकिन उससे हम जानते थे कि कुछ हो रहा था वहाँ अमवाड़ी से दूर उस महीने के पहले। तो जब हम आए थे बिहार इस बार, और हम और कैलाश दोनों एक साथ बैठकर चिट्ठी को, पत्र को पढ़ रहे थे, हमको पता था कि नागार्जुन चंपारण डिस्ट्रिक्ट में किसान सभा का काम कर रहे थे। बेटिया, मोतिहारी, रामनगर, सब चंपारण, ओल्ड चंपारण डिस्ट्रिक्ट, अब अभी पश्चिमी चंपारण होगा। हाँ, तो ये बहुत इंटरेस्टिंग डिस्कवरी था कागजात के आधार पर। तो इस पर हम अंग्रेजी में हम कहते हैं ड्रिल डाउन, टेक द ड्रिल, वी ड्रिल डाउन, ठीक से जबरदस्त से देख सकते हैं, क्योंकि ये चंपारण मतलब चंपारण डिस्ट्रिक्ट का, चंपारण जिला के किसान सभा का कई चिट्ठी हैं स्वामी के बीच, स्वामी और नागार्जुन और स्वामी और एक वहाँ का किसान सभा का प्रेसिडेंट धनराज पुरी, महंत धनराज पुरी। तो वो किसान सभा का चंपारण डिस्ट्रिक्ट का प्रेसिडेंट था। तो ये सब के बारे में हम जबरदस्त से पढ़ रहे थे और नोट्स कर रहे थे।
नोट ले रहे थे। और उसके 2-3 ओवरलैपिंग समस्याएं थी। एक, कांग्रेस और किसान सभा का रिश्ता, और क्योंकि उस समय 37 चुनाव के बाद 37 चुनाव में किसान सभा ने बहुत सपोर्ट किया कांग्रेस को। हम कह सकते हैं कि कांग्रेस का विक्ट्री नहीं होती अगर किसान सभा ने नहीं सपोर्ट किया। तो लेकिन उस चुनाव के बाद तनाव था, मतलब कांग्रेस और किसान सभा के बीच में कुछ डिवीजन था, विभाजन या स्प्लिट हो रहा था, फ्रस्ट्रेशन था किसान सभा के। ये कांग्रेस जो हमने इलेक्ट किए हैं ये हमारा काम नहीं कर रहे हैं जमींदारों के खिलाफ। तो ये वो एक प्रॉब्लम था, खासकर सम्मेलन रैलीज के बारे में, मीटिंग्स में कैसे एक मीटिंग हो गया या 2 अलग अलग मीटिंग हो गई, बहुत बड़ा झगड़ा था उसके रामनगर में। दूसरी समस्या थी, एक मामूली किसान जो किसान सभा का सेक्रेटरी बन गया, वो रामनगर में नहीं, बेला गांव में। हम आगे बढ़ सकते हैं। अभी हम कुछ कहेंगे उसके बारे में, लेकिन पहले वो दूसरा इशू था, मतलब एक झगड़ा, मतलब खेत ही पर, और एक गुली साव गुप्त एक किसान था जो उसका जमीन से निकाला गया और मारपीट मिला जमींदार से, उस गांव का बेला। तो ये सब मिला जुला क्या मिक्स्ड अप था ये। और तो काफी लंबी कहानी है, तो पूरा नहीं कर सकते हैं इसको, लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि ये कांग्रेस किसान डायनामिक्स शो करता है और किसान मामूली गांव का हालत दिखा सकता है। तो ये मैप डिफिकल्टी है शोध करने में, ये दूसरी बात है, पैरेंथेटिकल बात है, शोध करने में कहाँ है ये सब जगह, क्योंकि बेला गांव जो अभी कोई बेला गांव नहीं है रामनगर के आसपास, और धनराजपुरी वो सिकता गांव, सिकता, लेकिन कई सिकता है, कई बेला है। तो ये सब जगह कहाँ पर था? गूगल मैप्स पर एज आई विल शो अब बेला गांव बिलासपुर कह जाता है, रामनगर के पश्चिमी दक्षिण, और सिकता है। अगर जूम इन करते हैं जबरदस्त से गूगल मैप पर, अचानक सिकता होता है, लेकिन दूर से कोई सिकता नहीं है। तो लेकिन एक सिकता है रक्सौल के आसपास, बॉर्डर के आसपास, काफी दूर है, मतलब 2 घंटे ड्राइविंग से, लेकिन so बहुत डिफिकल्ट। तो हम इस मैप्स को, ये यूएस आर्मी मैप्स हैं उस समय का, 1955 है, ये पब्लिक मैप्स हैं, बहुत यूजफुल हैं, और ये इसका पूरा इंडिया और साउथ एशिया का मैप्स हैं कई अलग अलग फ्रेम्स में। और ये अगर हम आगे बढ़ाइए तो वो स्क्वायर एरिया, अभी ये पूरा स्क्वायर एरिया ये, और रामनगर उस छोटी सी स्क्वायर, अगर आप बढ़ाइए एक और स्लाइड, ये है रामनगर। लेकिन प्रॉब्लम है कि
रामनगर का नाम इस पर नहीं है, पता नहीं क्यों, यूएस आर्मी का कुछ दिक्कत था शायद, लेकिन ये रामनगर है। और चंपारण डिस्ट्रिक्ट का ये बनारस का रामनगर नहीं है, चंपारण का। बनारस का अलग है। ये बेला है, बेला का रामनगर पूर्व में। और यहाँ ये सिकता है, लेकिन सिकताल लिखा है, सिकताल नहीं है, लेकिन सिकता है। और ये बेलवा, अब कभी कभी बेलवा सिकता लिखता है। तो हमको पता था कि ये जरूर होगा ठीक जगह, लेकिन हम पहले गए थे रक्सौल। While you say US में अंग्रेजी में हम wild goose chase, जंगली बतख का चेस खोज कर रहे हैं। तो anyway, आगे बढ़ाइए। ये गूगल मैप्स पर है, ये वही जगह, ठीक है। तो आगे बढ़ाइए। और ये अगर हम जूम इन करते हैं, रामनगर टॉप पर है और सिकता नीचे और बिलासपुर मध्य में, ठीक है। और ये बिलासपुर और रामनगर 1 माइल का डिस्टेंस या 2 माइल का डिस्टेंस, 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर, और सिकता शायद 5-6 किलोमीटर होगा। तो पहले हम गए जब methodologically कैसे जाते हैं, it's a challenging, you go, you don't know what you will find, नहीं जानते हैं क्या होगा, कोई होगा। तो हम गए थे रामनगर, और आगे बढ़ाइए। रामनगर का सबसे मशहूर इमारत है वो रामनगर मंदिर, उसका नाम है, याद नहीं है, पावर पॉइंट शिव मंदिर है, लेकिन इसका और लंबा नाम है? हाँ वही है, क्योंकि वो शिवलिंग जो है नर्मदा से, लोग कहते हैं कि नर्मदा से आए हैं। और राइट साइड पर है रामनगर। रामनगर एक राज था, तालुकदारी स्टेट की तरह। तो रामनगर राज का एक पैलेस है या मैंशन है, और उसका लेफ्ट साइड हम गए थे मंदिर पहले, फिर सड़क के सामने, मतलब मंदिर के सामने सड़क पार कर वो रामनगर का पैलेस ग्राउंड्स हैं। हम अंदर गए क्योंकि गेट खुला था। And धीरे धीरे after some discussion, Rani Sahiba agreed to meet with us. Prema Shah, very helpful. पहले तो थोड़ा अजीब था उनके लिए कि ये लोग कहाँ हैं, कौन है, कहाँ से आए हैं, क्या हमसे बात करना चाहते हैं। लेकिन धीरे धीरे उसने बहुत हेल्प किया कांटेक्ट करने के लिए दूसरों, क्योंकि हमारा सबसे महत्व उद्देश्य था धनराजपुरी के बारे में और जानना चाह रहा था। कुछ तो मालूम हुआ सर्च करने, मतलब डॉक्यूमेंट्स में, आर्काइव में और गूगल सर्च करके, लेकिन इससे ज्यादा जानना चाह रहा था। और she was very helpful, प्रेमा शाह। और ये नेपाल से कनेक्टेड है, ये रामनगर राज नेपाल से कनेक्टेड है। बहुत इंटरेस्टिंग हिस्ट्री रामनगर राज का। और बेगम रानी साहबा और एक और जरूरी काम किए कि बेला गांव के लोग उनका इंट्रोडक्शन किए हमसे, और एक फैमिली, उनका एक जमींदार था वहाँ, बलराम राय, जो धनराजपुरी के खिलाफ थे। वो कांग्रेस का नेता था, बन गए 1937 में चुनाव के लिए।
गुलीसाव कांग्रेस में था, ये बेला गांव का कांड है। तो उसके बारे में we wanted to see Bela as well. गुलीसाव का घर था वहाँ पर रामनगर बेला गांव के बलराम राय के प्रॉपर्टी के एकदम बगल में। तो we want to see these places and प्रेमा शाह ने हमसे इंट्रोड्यूस किए अजय शर्मा। लेकिन I think she calls herself Shah, but now she's Ajaya Rai. She is the wife of Siddhartha Rai, who is the nephew or grandnephew, I think, of Balram Rai. Grandnephew होगा। और उनका अंकल था सिद्धार्थ का अंकल है चंद्रमोहन राय, जो यहाँ का बिहार का हेल्थ मिनिस्टर था। So really, and we met with all of them. And it was very interesting to learn उनका क्या memory है गुलीसाव का कांड, बेला कांड के बारे में। हम गुलीसाव का नाम mention किए और सिद्धार्थ ने या उसको बचपन में जरूर ये कहानी सुननी होगी कि हाँ गुलीसाव हटाया, निकाला गया हाथी से अपने जमीन से। और चंद्रमोहन राय ने कहा कि हाँ वो था, कुछ हुआ, सब ठीक हो गया अंत में। तो very interesting encounter। और आगे बढ़ाइए थोड़ा सा। ये बिलासपुर, आजकल बिलासपुर है। You can see दो mansions बिलासपुर। ये लाल कोठी है लाल कोठी और पीली। और हम वहाँ अजय जी और सिद्धार्थ जी very helpful, very gracious, लेकिन सिद्धार्थ was especially interesting क्योंकि वो उसने कहा कि हम किसान हैं। And I said, okay. And he runs a mango आम का बगीचा, आम का काम में अलग-अलग आम का। उस इलाका का आम क्या कह जाता है वो आम? जर्दा। और वो हम थोड़ा आश्चर्य था कि वो किसान है, लेकिन he dressed like a kisan, he was very simple. And उसने पूछा हमसे किसान का मतलब क्या है? And it's a very good question. किसान का मतलब क्या है? स्वामी जी खुद इसके बारे में लिखे हैं, वो छोटी सी पैम्फलेट। नहीं, दूसरा है, वो किसान कौन है? एक हिस्सा है, क्या वो छोटी सी जिंदगी के अंत में स्वामी जी ने लिखा एक पैम्फलेट, तांडव वाला, हाँ, महारुद्र का महातांडव, उसके अंतिम हिस्सा है किसान कौन है। ये बड़ी डिफिकल्ट क्वेश्चन है। And कौन है इसका डेफिनेशन स्वामी जी भी बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं। हाँ, और एक विद्वान है आजकल जो इसके बारे में लिखा है, बहुत साफ और स्मार्ट, उसका नाम है कुबेरनाथ राय। तो हम उस काम पर रेकमेंड करते हैं। उस बात पर और कई अलग बात, गीता हृदय के बारे में, स्वामी जी के लाइफ के बारे में बहुत अच्छे काम किए हैं। तो आगे बढ़ाइए। तो ये है लाल कोठी और पीली कोठी, बहुत इम्प्रेसिव मकान है। और हाँ एकदम, वर्तमान ये गूगल मैप्स का, हाँ
किस तरह ये आज के हम लोग पिछले हफ्ते आए थे। किस वहाँ 5 साल तक अच्छा बताइए आइए हाँ बताइए वहाँ मैं 5 साल एसपी के रूप में रहा हूँ और मैं जो बातें जो जगह जो ये कर रहे हैं उनके विषय में इनको मैं मदद कर सकता हूँ, मैं दिखा सकता हूँ। आप लोगों को बताने से क्या फायदा, किताब में इनको लिखने में फायदा होगा, इसलिए मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ। इतना ये हो के कि मैं 5 साल तक वहाँ का गाँव लाल कोठी, पीली कोठी, बेलाहाबाद, बेला बिलासपुरी जो नेम ऑफ रहा लाल कोठी और पीला कोठी जो कह रहे हैं उसका नाम, गांव का नाम है बेला बिलासपुर। यस, बेला बिलासपुर। अब केवल बिलासपुर, जहाँ के जो ये हैं आपने चंद्रमोहन राय जी का नाम लिया, बिस्मोहन राय जी यहाँ के मंत्री हुआ करते थे, वो पीली कोठी से आते हैं और लाल कोठी से चंद्रमोहन राय आते हैं। और वहाँ का जितना जमींदारी का इतिहास जानना चाहिए, आई में हेल्प यू। धन्यवाद। तो ये पश्चिमी चंपारण का और चंद्रमोहन राय ये बलराम राय के टाइम में वो कांग्रेस थे, लेकिन अभी चंद्रमोहन राय से वे बीजेपी बन गए। वहाँ का राजा तो था नेपाली राजा, हाँ वो रामनगर का। बहुत दिन तक हुआ करता था। हाँ। ठीक है, तो आगे बढ़ाइए आगे। तो ये गुलिसाओं का हाउस नहीं है, लेकिन उस प्लॉट पे ये गुलिसाओं का साइट था, पीली कोठी के एकदम बगल में वॉल पर है। और ये दीवार, ये बाउंड्री लाइन का एक प्रॉब्लम, एक बोन ऑफ कंटेंशन यू कुड से था। तो हम घूमे हैं थोड़ा सा गांव में और ये सब देखे हैं, और ये डॉक्यूमेंट्स में पढ़ रहे हैं, इंटरेस्टिंग है, लेकिन यू डोंट फील द प्लेस। लेकिन वहां जाने से महसूस होता है क्या होता है। तो इसलिए हम आगे। तो लाल कोठी के अंदर ये बलराम राय है राइट साइड पर यूथ में, और एक दूसरा तस्वीर है उस ये सब ग्रैंड रूम है, सबसे बिगेस्ट रूम हाउस में कई फोटोज हैं और एनिमल, वो शिकार करते हैं कई लोग इनके परिवार में, तो एनिमल का हेड्स हैं वॉल्स दीवार पर। और ये जो लेफ्ट साइड पर है उसका नाम है श्री महंत, क्या है, प्रसाद राय। महंत, हम इट्स एन इंटरेस्टिंग नेम, महंत प्रसाद राय। पता नहीं क्या वो महंत नहीं होगा, लेकिन वो सिद्धार्थ ने बताया कि ये यूथ में काफी रेबेलियस था, रेवोल्यूशनरी था, और शायद HSRA या HRA के संबंध में कुछ हुआ, मतलब चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, केदार मणि शुक्ल जो चंद्रशेखर एक दूसरी बात है, जो दूसरी एक और लंबी कहानी होगी। तो एनीवे बहुत हमारे लिए काफी इंटरेस्टिंग है कि इस परिवार में एक रेवोल्यूशनरी भी था। तो आगे बढ़ाइए। तो इसके बाद, मतलब 2-3 दिन के बाद, क्योंकि उसके बीच में हम नहीं, एक्चुअली ये था वो फ्राइडे को, हाँ, नेक्स्ट डे हम गए थे धनराजपुरी के आसपास। धनराजपुरी जो किसान सभा का नेता था, बलराम राय कांग्रेस के साथ था। धनराजपुरी, महंत धनराजपुरी उसका पूरा नाम है, किसान सभा का प्रेसिडेंट चंपारण जिला का। और कुछ बहुत सारे लोग जिससे हम कांटेक्ट किए हैं, उनके घबराते हैं कि धनराजपुरी का ग्रैंडसन का प्रताप, उसका नाम प्रताप है, प्रताप पुरी या प्रताप भारती, नाम चेंज हो गया।
प्रताप भारती ये सब लोग कह रहा था कि काफी एंटी सोशल है, रूड है, सावधान होगा, beware। लेकिन सब हम थोड़ा सा नर्वस थे कि ये कौन है ये आदमी, धनराज पुरी के पोते। तो हम गए थे उनके यहाँ सिकता गांव, और बहुत इतना अच्छा आदमी है। हाँ, यार समझ में नहीं रहा। नहीं, I'm sorry? विलेज उसका वो बहुत अच्छे थे, मतलब धनराजपुरी के ये धनराजपुरी हैं, ये धनराजपुरी है। और उनके इनको तीज आपने कर रहे थे गावा, लेकिन ये जेंटलमैन जेंटलमैन ये बात है, हाँ एकदम जेंटलमैन है, और बहुत लिखा नहीं है सब। हाँ बहुत एजुकेटेड हैं, बहुत अच्छे हैं, व्हाट्स द वर्ड, शरीफ, थोड़ा सा शरीफ हैं, और उनका ग्रैंडफादर का लेगेसी आगे बढ़ाना चाह रहा है। Or so he shared everything with us. He gave us lots of information. Showed us these pictures. और लेकिन उनकी याद में किसान सभा की बात नहीं की, खासकर वो सुभाष चंद्र बोस और फॉरवर्ड ब्लॉक के बारे में बता रहे थे, क्योंकि धनराजपुरी 1939 में या 1939 के अंत में फॉरवर्ड ब्लॉक ज्वाइन किए हैं। सुभाष चंद्र बोस आए थे शायद बेतिया या मोतिहारी, और धनराजपुरी गए वहाँ उनके भाषण सुनने के लिए, और उस समय सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक बनाया, और वो पूरा देश के थोड़ा घूम रहे थे, वॉलंटियर्स कार्यकर्ता लेकर। तो धनराजपुरी ने he stood up, he joined forward block, and 1940 या 41 में होगा, जब सुभाष चंद्र बोस भाग रहे थे, escaping from prison, वो अफगानिस्तान, कलकत्ता से लखनऊ या बिहार से होते हुए, यूपी से होते हुए, फिर पंजाब, अफगानिस्तान से होते हुए जर्मनी गए थे। लेकिन जब वो बिहार में थे, सुभाष चंद्र बोस इनके साथ रह रहे थे, इनके घर में चुपचाप से, कह जाता है। ये हुआ, ये अपना ओरल हिस्ट्री है। तो एक और बात है कि लोग यहाँ, कितने लोग इस कमरे में कभी सुने हैं इस धनराजपुरी के बारे में, कभी सुने हैं उसके नाम? एक है यहाँ पर, एक दो शायद, लेकिन बहुत फेमस नहीं है बिहार में, फॉरगॉटन है आमतौर, धनराजपुरी। लेकिन उस चंपारण में काफी वेल नोन है। तो and he was राइटर हैं, ऑथर हैं, लिखते थे कई उपन्यास और कहानी और शॉर्ट स्टोरीज और नॉन फिक्शन एंड फिक्शन दोनों। और इसका और एक और बात है कि अब तो सुने होंगे या शायद गए हैं, वो वाल्मीकि टाइगर पार्क, टाइगर रिजर्व, चंपारण के उत्तर, नेपाल के बॉर्डर पर। हाँ, लेकिन अब तो वाल्मीकि नगर कहा जाता है, लेकिन उससे पहले, मतलब 40 या 50 साल पहले भैंसालोतन कहा जाता था, भैंसालोतन। धनराजपुरी ने शोध करके क्या पता चला कि ये वाल्मीकि आश्रम की जगह है। तो उसने सरकार को कन्विंस किया कि उसका नया नाम होना चाहिए, वाल्मीकि नगर नाम पड़ा।
तो इस वो उसका रेपुटेशन वाल्मीकि नगर, उसके राइटिंग, उसके साहित्य और फॉरवर्ड ब्लॉक पे है। आजकल लोग किसान सभा के बारे में बहुत कुछ नहीं करते हैं। इवन प्रताप भारत। तो आगे बढ़ाइए। ये जो पुराना घर है, अभी प्रताप का घर नहीं है, लेकिन ये पुराना घर है और उसका तालाब उसके सामने, जहां पर सुभाष चंद्र बोस रहता था और जहां धनराजपुरी ये इसी घर में रह रहे थे। और उसके लेटर हेड पर जब वो स्वामी जी से चिट्ठी लिख रहे थे, उसके लेटर हेड काव्य कुटीर घर का नाम है। सिकता और समटाइम्स सिकता बेलवा, क्योंकि बेलवा एक दूसरा गांव है उसके आसपास में। तो आगे बढ़ाइए। मकान के क्या वो एनीवे ये मंदिर है और मंदिर के आसपास में कई समाधि हैं। वो महंत थे, लेकिन गृहस्थ महंत थे। ओके। और हम क्योंकि मेरे 2-3 और किताब जो लिखा है, दो है साधु संप्रदाय के बारे में। वन है मेरा किताब Peasants and Monks in British India, जो खासकर बिहार के बारे में। दूसरी किताब है Warrior Ascetics and Indian Empires, जो शायद खासकर यूपी, बुंदेलखंड, दिल्ली के बारे में, राजस्थान, वो नागा साधुओं के बारे में। तो मेरा कई साल का इंटरेस्ट है साधु लोग, सन्यासी लोग, तो इसलिए मेरा इंटरेस्ट भी है स्वामी सहजानंद सरस्वती। तो इस मंदिर बहुत इंटरेस्टिंग है, काफी पुरानी है और समाधि इसके आसपास में है। एक और बढ़ाइए, एक स्लाइड और। तो ये धनराजपुरी का समाधि है और समाधि के अंदर हाँ ये सब दशनामी है। तो क्रीमेशन नहीं है इनका। यहाँ स्वामी जी की तरह पद्मासन में शायद यू कुड से वो अर्थ में, धरती में भूमि समाधि। हाँ, तो इस समाधि के ऊपर एक थोड़ा सा श्राइन बनता है और ये धनराजपुरी का। और शायद राइट साइड पर याद नहीं है, लेकिन कई अलग अलग समाधि हैं उनके पूर्वज का। और इनका एक बेटा था जो बचपन में, इन्फेंसी में मर गए, तो उसका समाधि भी है। उसके अलावा वो उनकी बेटी थी और बेटी से 4 बेटे थे और उनके एक बेटे प्रताप जी आए। तो लेकिन इस मूर्ति के नीचे शायद नहीं पढ़ सकते हैं, लेकिन इसका डिस्क्रिप्शन है सिकता मठ। तो ये मठ था पहले, लेकिन हम नहीं जानते कब मठ थे, लेकिन जरूर है कि शायद 1 या 2 जनरेशन्स पहले धनराजपुरी से ये मठ था और बदल गया, फैमिली प्रॉपर्टी बदल गया क्योंकि गृहस्थ हो गए। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग है हमारे लिए और काफी बिग एस्टेट था। ये जमींदार थे, ये कोई छोटी सी आम आदमी नहीं थे, ये जमींदार थे। तो इंटरेस्टिंग है कि ये किसान नेता बन गए। तो आगे बढ़ाइए। तो ये इनका कुछ मटेरियल्स था, प्रताप जी का कुछ मटेरियल्स हैं और ये हैं ऑन लेफ्ट साइड होगा गुली सांव के बारे में। वो बेला दिवस अनाउंस किए हैं कि पूरा डिस्ट्रिक्ट में बेला दिवस मनाना चाहिए, मनाइए। ये गुली सांव का एक किसान है जो अपने जमीन से निकाला गया
बेला के जमींदारों से, बलराम राय से, तो बेला गुल्ली साहब को कुछ पैसा चाहिए, जरा डोनेट कीजिए, ऐसा। मिडिल वाला है वाल्मीकि आश्रम के बारे में, जो शायद 1960s या 70 में, और कैलाश जी इसके बारे में ये सेरेमनी था उस समय, और आपका एक स्टोरी है इसके बारे में भी। और राइट साइड है, याद नहीं है शायद, एक पैम्फलेट है उस धनराजपुरी के खिलाफ है, कि धनराजपुरी करप्ट हैं, beware, नहीं है क्या? क्या राहुल और या दूसरा हम याद नहीं, ये राहुल और कार्यानंद शर्मा के बारे में, क्योंकि उस समय वो प्रिजन में थे, हंगर भूख हड़ताल कर रहे थे, तो हम क्या उनको मरने देंगे? So he's asking, are we going to let them die? No, we have to rally in support of them. हाँ, तो ये कई और डॉक्यूमेंट्स हैं जो आश्रम के आर्काइव में हैं। एक लेफ्ट साइड पर है एक टेलीग्राम जो धनराजपुरी ने स्वामी सहजानंद सरस्वती को भेजा जुलाई 7, 1938 में। उस टेलीग्राम से स्वामी जी को पता था कि गुल्ली साँव का कांड शुरू हुआ। फिर उसके बाद और डिटेल्ड चिट्ठी आई थी। और ऑन द राइट साइड है, क्योंकि इतना कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम था ये रैलीज के बारे में, कांग्रेस और किसान सभा का रिलेशनशिप और गुल्ली साँव में से मिक्स्ड हुआ, तो स्वामी ने कार्यानंद शर्मा से रिक्वेस्ट किया कि जाइए वहाँ रिपोर्ट लिखिए, सो हमको पूरा स्पष्ट ये पूरा कहानी स्पष्ट हो जाएगा। तो कई जांच हुए, इन कार्यानंद शर्मा के अलावा 2-3 और जांच हुए, और कार्यानंद शर्मा काफी लंबी दो रिपोर्ट लिखे हैं इसके बारे में। तो ये एक उदाहरण है कि ये किस तरह का डॉक्यूमेंट्स है इस आश्रम के आर्काइव में, वॉल्टर हाउजर का, वो जो वापस आए हैं वो यूएस का। और ये है धनराजपुरी के कुछ किताब हैं, ओस, खेत, हंटिंग के बारे में, जंगल के बारे में, और वो जो वाल्मीकि आश्रम के बारे में है। और राइट साइड क्या है वो शायद याद नहीं है क्या, वो वाल्मीकि आश्रम है। ठीक है। तो हम अभी शाम को पूरा मतलब शायद हमको खत्म करना चाहिए, लेकिन क्योंकि वाल्मीकि आश्रम और वाल्मीकि नगर और ये सब, क्योंकि इतना इम्पोर्टेंस था धनराजपुरी के लिए, क्योंकि उसके अलावा कुछ और लिखा है, एक शॉर्ट स्टोरी लिखा है, सोमेश्वर पहाड़ियों, एक नाम याद नहीं है, लेकिन सोमेश्वर पहाड़ियों के समथिंग, पहाड़ी पर समथिंग, एक शॉर्ट स्टोरी, क्योंकि धनराजपुरी उसको डिस्क्राइब करता है, वर्णन करता है, एक मोमेंट जब वो धनराजपुरी और रामनगर राज का राजकुमार एक साथ जंगल में गए थे मोटर कार से, और थोड़ा हंटिंग किए हैं, और तो उनका रिलेशनशिप था रामनगर राज का, वो बहुत दोस्ती थी उस समय। तो हम गए थे वहाँ, पूरा सोमेश्वर तक नहीं, क्योंकि पहाड़ पर हैं, काफी डिफिकल्ट है, टाइम नहीं था, लेकिन हम गए थे गोवर्धना एक गांव है वहाँ सोमेश्वर के आसपास, मतलब रामनगर से उत्तर तारू लोग हैं वहाँ, and we had a wonderful visit, and you get this again, महसूस होता है कि क्या है ये, कौन सा जगह है जहाँ ये लोग पूरा जिंदगी रहा था।
तो थैंक यू वेरी मच। मेरी टूटी हुई हिंदी के सुनने से इतना दिक्कत होगी आपके लिए, इतना पेन, इतना दर्द होगा। आइए। इन्होंने बहुत कुछ जिक्र किया, उसको मैं व्यक्तिगत रूप से एज ए सीनियर पुलिस पदाधिकारी वहाँ देखा, समझा हूँ, तो मैं इनको मदद कर सकता हूँ इसमें। तो आप लोगों को क्या बताएं, सोमेश्वर पहाड़ी की चढ़ाई हमने की थी, वो जो एकदम बॉर्डर पर हिमालय के में है, नेपाल का बॉर्डर है, वहाँ एक डाक बंगला है। डाक बंगला किसी अंग्रेज ने बनाया था, उसको बाघ ने मार दिया, उसके बाद कोई नहीं गया था। हम लोग पहले बार गए थे वहां पर, तो वहां पर पांडव का भी आने का जिक्र है और सारी बातें जितना इन्होंने बतलाया है, धना, ठकराहा, वाल्मीकि नगर, सबसे मैं अच्छी तरह परिचित हूँ। तो आप लोगों को क्या बताऊंगा, मैं उनको व्यक्तिगत रूप से समय लेके मदद करूंगा उसमें। और दूसरी बात यह है कि हमारे चचा एक थे पंडित रामचंद्र शर्मा, वो स्वामी जी से बहुत जुड़े हुए थे और किसान सभा के आजन्म सेक्रेटरी रहे। स्वामी जी के मरणोपरांत भी वे उस संस्था के ढोते रहे थे। तो उनकी भी बहुत चिट्ठियां हैं, वो भी मैं उनको दूंगा, जिसमें किसान आंदोलन की जानकारी मिल पाएगी। तो मैं यहाँ इतना ही बस कहना चाहता हूँ कि इनको मैं इनके शोध में मदद करूंगा। और मैं बहुत खुश हूँ, बहुत सोच रहा हूँ कि पिंच साहब माइक्रो लेवल पर, छोटे स्तर पर इतिहास का अध्ययन स्वामी जी के संबंध में कर रहे हैं, किसान आंदोलन के संबंध में कर रहे हैं। यह बहुत बड़ी बात है। माइक्रो लेवल पर इतिहास का अध्ययन अब तक नहीं हुआ है। माइक्रो स्टेज पर इतना माइक्रो में जाके हम लोग भी नहीं जानते थे। इतना 5 साल हमने वहां सर्व किया, गांव गांव पैदल गए हैं, क्योंकि वो एरिया जो है बहुत ही डिफिकल्ट एरिया है। जंगल है, पहाड़ है, अभी टाइगर रिजर्व है। उसके बाद जो वाल्मीकि नगर का जिक्र किया, वो ऐसे दुर्गम स्थल में है कि वहां जाना मुश्किल था। बेतिया नाम इसलिए पड़ा है कि बेत का जंगल वहां है और घना जंगल है, उसमें आप प्रवेश भी नहीं कर सकते हैं और बाघ वहां जहां तहां छिपा रहता है। तो काफी अच्छा। दूसरी तरफ गंडक है, गंडक का रिवाइन जो है तो करीब 15-20 किलोमीटर के एरिया में है। जो धनहा ठकराहा का जिक्र कर रहे हैं कि वहां स्वामी जी गए थे, एकदम पूरा रिवाइन है, पैदल ही जाना है। और कोई नाव से जाइए बरसात के दिन में, नहीं तो पैदल जाइए। और बगल में भीतहा है, गोरखपुर है, तो वो भीतर, हाँ, बहुत सा गांव है जिनका नाम इन्होंने लिया, तो मैं इनको मदद कर सकता हूँ। और मैं ये कहूँगा स्वामी जी का आज जन्मदिन है, तो इन्होंने साइंस ऑफ वैल्यूज पर काफी अच्छा अध्ययन किया है। पिंच साहब ने, इन्होंने वैल्यूज को एडिशन करने के लिए, मानवता क्या है, मानवता आप पशु से अलग कैसे हैं, आप अपने में, आप में ये शक्ति है कि जो सेल्फिश जीन है, हम लोग क्या है, जेनेटिक मशीन है, हम लोग कैरी कर रहे हैं अपने ट्रेस को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी को। तो ये जो है सो काफी साइंस ऑफ वैल्यूज पर काम कर रहे हैं कि मानवता आगे बढ़े, और स्वामी जी भी यही चाहते थे और ये उस वैल्यू को बढ़ाने के लिए प्रयासरत हैं। तो मैं इनको बहुत धन्यवाद देता हूँ इतना दूर से आके, और इन्होंने सब बातें बताई, बहुत अच्छा। क्या छोटा सा प्रश्न मैं भी कर सकता हूँ? धन्यवाद। हम वो सेशन करेंगे थोड़े समय के लिए। धन्यवाद जीएन शर्मा जी, जो अभी बीएम पिंच साहब जो बोल चुके, उनके बारे में थोड़ी सी बात और थोड़ा सा उनको सपोर्ट करने के लिए इंटरव्यू कर रहे थे। मैं एक बार फिर से आप परिचय दे दूं। जीएन शर्मा जी एक जाने माने पुलिस अधिकारी हैं और इनके चाचा किसान सभा से जुड़े थे और स्वामी जी से उनकी अच्छी खासी परिचय थी। उनका फोटो भी यहाँ लगा हुआ है। तो
मैं थोड़ी सी परिचय और थोड़ा सा एक विस्तार से दे दूं, जो भी बात कर रहे थे विलियम पिंच, कि विलियम पिंच वेस्लियन यूनिवर्सिटी में, अमेरिका के वेस्लियन यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं इतिहास के, और इनका एक बड़ा योगदान है कि स्वामी जी की जो किताब है मेरा जीवन संघर्ष, उसको उन्होंने वहाँ के कोर्स में अपनी दखल अंदाजी से वहाँ डलवाया है कि भारत के जो स्टूडेंट हैं तो यहाँ की इतिहास पढ़ना चाहते हैं, वो उसकी जानकारी स्वामी जी के बारे में रखें। तो ये बहुत बड़ी बात है। मैं उनके बारे में एक और बात कहूँ कि उन्होंने हिंदुस्तान में और कई एक जगह हिंदुस्तान पे जो उन्होंने रिसर्च किया है, खास करके किसान मूवमेंट के बारे में, उन्होंने कुछ किताबें लिखी है। मैं उस किताबों का जिक्र कर दूं क्योंकि ये परिचय का एक भाग है कि आप जानेंगे कि कोई प्रोफेसर ने क्या कुछ कंट्रीब्यूशन किया हुआ है। विलियम पिंच की कुछ किताबें हैं, वो इस तरह से हैं। पीजेंट एंड मॉन्क्स इन ब्रिटिश इंडिया, जो बर्कली यूनिवर्सिटी से है, कैलिफोर्निया प्रेस। उसके बाद है नागा साधुओं पर उन्होंने काम किया है, जो किताब का नाम है वॉरियर एस्थेटिक्स एंड इंडिया एम्पायर्स, वो भी कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस से है। वो जो खासी चर्चित बुक है, और उनकी एक खासी चर्चित बुक है जो उन्होंने हाल ही में लिखा है, फ्रॉम म्यूटिनी टू रिवोल्ट, विमेन एंड बिगिनिंग ऑफ 1857, ये भी कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस से है। तो ये थे विलियम पिंच। आज साथियों, आज मैं एक बात कह दूं कि ये हम जो कार्यक्रम कर रहे हैं एक ऐसे समय में हो रहा है जब दुनिया में युद्ध हो रही है। आप देख रहे हैं कि रसिया और यूक्रेन में युद्ध हो रही है। दुनिया, आप जब टीवी खोलेंगे तो दो ही समाचार मिलेगा देखने को कि दुनिया में किस तरीके से युद्ध चल रही है, उसकी समाचार, और दूसरी इसी युद्ध के बीच से ट्रेड डील हो रहे हैं, ट्रेड डील हो रहे हैं। और इस बीच में हम पूरी दुनिया के पूरी इस इतिहास को समझ रहे हैं। विलियम पिंच आए हुए हैं। तो बुद्धिजीवियों की एक अपनी समझ है, सरकारों की समझ कुछ और रहती है। हम उस आईने से किसी को न देखें, न किसी देश को देखें, न किसी वहां के समाज को देखें। ये दोनों अलग अलग चीजें हैं, मगर हमें समझना पड़ेगा। और ये समझ का दायरा हमारा कितना विस्तार होगा, कितना गहरा होगा, ये तभी हो पाएगा जब हम इस तरह के सेमिनार, इस तरह के बात हम अरेंज करते हैं, जो ऑर्गेनाइज करते हैं, उसमें आप सुनेंगे, आएंगे, समझेंगे, शिरकत करेंगे। हम भी काफी कोशिश करते हैं, लोगों तक जाते हैं। हमारे कितने साथी यहाँ पे आए हुए हैं, मैंने उनको कांटेक्ट किया, आग्रह किया कि आप यहाँ आइए। इसी बीच मैं परिचय करा दूं कि हमारे बीच हैं पटना आईआईटी में सेंट्रल स्कूल है, वहाँ के फैकल्टी आए हुए हैं, नीरज दहिया जी। उनके ही परिचय से उनके बारे में परिचय दिया था आपने प्रेस से, हैं निर्भय वात्स्यायन जी, वो आए हैं हमारे बीच में। हमारे बीच में ऐसे कई ऐसे हस्तियां हैं, मैं कितना का नाम परिचय करूं। को हमारे बीच में है क्रांतिकारी किसान यूनियन से मनोज जी हैं, जो यही के हैं, जो उपाध्यक्ष हैं क्रांतिकारी यूनियन के। ऐसे बहुत नामचीन लोग हैं जो यहाँ पे आए हैं। हमारे सूर्यकांत जी हैं जो एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं। मैं एक और बात बता दूं, हमारे बीच जो मंच पे बैठे हैं, कि आप देख लीजिए कि यहाँ पे इतने शालीन और इतने सिंपल प्रोफाइल में बैठे हैं। रामेश्वर प्रसाद जी, ये पूर्व सांसद हैं, पूर्व सांसद हैं माले से कभी भोजपुर से उन्होंने रिप्रेजेंट किया था। आज की जो सत्ता और जो राजनीति है उसमें तो आप एक मतलब मैं क्या कहूँ, एक एमएलए की जो रहन सहन ताम झाम को आप समझ सकते हैं, मगर इनको आप जब रोड पे पैदल चलते देखेंगे तो आपको समझ नहीं आया कि इतना सिंपल आदमी कभी लोकसभा को रिप्रेजेंट किया है। तो एक बहुत बड़ी बात है जो हमारे बीच हैं। हमारे बीच में एक और बड़े शख्सियत हैं जो एप्सो के महासचिव हैं। एप्सो में मैं दुनिया की बात कर रहा था, ऑल इंडिया पीस एंड सॉलिडरिटी ऑर्गेनाइजेशन, एक बड़ी संस्था है जो दुनिया भर में उसकी शाखाएं हैं। उसके महासचिव हमारे बीच में सर्वोदय शर्मा जी हैं। इनके पिताजी भी एक बड़े शख्सियत थे, रामजी जी सर, जो गांधीयन थे और एक क्रांतिकारी विचार रखते हैं, लेफ्ट से जुड़े हुए हैं।
आप देख लीजिए कि हिंदुस्तान में कैसी तहजीब है परिवार के अंदर में कि कोई सेंट्रिस्ट राजनीति समझ में रखता है तो कोई लेफ्ट की राजनीति रखता है। और ये हम जब बाहर जाते हैं और डिबेट करते हैं तो एक दूसरे को कुछ अनाप शनाप सुनने पड़ते हैं कि आप लेफ्ट के हैं तो कुछ और बात, सेंट्रिस्ट है तो कुछ और बात, राइट विंग से तो कुछ और बात। मगर ये सब एक परिवार में ही एक सदस्य यदि हैं तो आप किसी की कुछ और राय है, किसी की कुछ और राय है, ये सारे राय के बाद भी हम कितने सुनने के आदी हैं, कितने समझने के आदी है, तभी आप एक राय बनाएंगे कि आखिर हिंदुस्तान को किधर जाना होगा। नहीं तो आप पहले ही से पूर्वाग्रह पाले रहते हैं, कह रहे वो तो कम्युनिस्ट है उसको अलग बोलो, वो तो राइट विंग का है उसको अलग। हर पार्टी पॉलिटिक्स में कुछ लोग अच्छे हैं, हर तरह के लोग हैं, तो विचारों का आदान प्रदान होना चाहिए। और हम यहाँ जो कर रहे हैं, कार्यक्रम कर रहे हैं कैलाश झा जी की मदद से, डॉक्टर साहब की मदद से और भी बहुत सारे लोग इसमें जुड़े हुए हैं, तो ये इसीलिए ऐसा माहौल बनाना चाहते हैं कि हम लोगों के बीच में बातचीत हो, डिबेट हो, समझ का दायरा बढ़े, तभी हम समाज को एक आगे ले जा सकते हैं। मैं स्वामी जी की बात पर 1 मिनट के लिए लौटूंगा कि स्वामी जी कैसी शख्सियत थे। जो एक शब्द है एक्शन और एक है स्टडीज। यदि आप एक्शन विदाउट स्टडीज करेंगे और स्टडी विदाउट एक्शन तो कैसा समाज बनेगा? दोनों की जरूरत है। और स्वामी जी जितने विद्वान थे उतने कर्मठ भी थे। उन्होंने कर्म किया, कर्म का एक विशेषण शब्द है कर्मठता। तो उन्होंने कर्म भी किया। कर्म यही किया कि जानते थे कि यदि उनके विचार ऐसे हैं तो उन विचारों को इंप्लीमेंट करने के लिए संगठन बनाने पड़ेंगे, और हम उन सब चीजों के लिए यहाँ पे हैं तैयार। और उसी का विस्तार करने के लिए पूरी ट्रस्ट है कि ये ट्रस्ट उस दिशा में क्या अपनी महत्व दे सकती है। तो मैं फिर से एक तरफ लौटता हूँ अपनी बात पे, और मैं कैलाश जी हमारे अध्यक्ष की सहमति हो तो मैं 1-1 मिनट समय जी क्योंकि मैं सबसे पहले रामेश्वर जी को बुलाऊंगा कि 2 शब्द जरूर आज के मौके पर रखें, और मैं इनके बाद मैं सर्वोदय शर्मा जी से भी आग्रह करूंगा कि वो भी आज की परिस्थितियों और स्वामी जी के जो योगदान है उस पर 2 बात जरूर रखेंगे, और उसके बाद आगे के कार्यक्रम में मैं बात करूंगा जी। और यदि किसी की कुछ क्वेरी होगी तो उस पर भी हम 5 मिनट अपनी बात रखेंगे। ठीक है, मैं समय को देखते हुए और एक लास्ट में मैं सूचना अभी दे दूं कि आप सब यहाँ बैठे रहेंगे। स्वामी जी की जो आज की जो जन्मदिन का जो कार्यक्रम है, जयंती है, उस पे हम लास्ट में उनका प्रसाद का इंतजाम किए हुए हैं जो सबको यहाँ पे दिया जाएगा, सर्व किया जाएगा। तो प्लीज आप लोग जाएंगे नहीं जब तक ये पूरी कार्यक्रम पूरी तरह से धन्यवाद ज्ञापन तक हम न पहुंच जाए। तो मेरे बीच हैं रामेश्वर प्रसाद जी, पूर्व सांसद माले, जो अपने विचार रखेंगे। हम इनसे बातें करते रहे हैं, हमको हमेशा ये प्रोत्साहित करते रहे हैं कि स्वामी जी के ऐसे विचार थे, जात और धर्म से ऊपर उठ करके आप उस दिशा में काम कीजिए। तो रामेश्वर प्रसाद जी। आज के स्वामी सहजानंद सरस्वती के पुण्यतिथि पर आए इस गोष्ठी के अध्यक्षता करने वाले अध्यक्ष जी, संचालक जी और मुख्य वक्ता जो अमेरिका में शोध कर रहे हैं पिंच जी, सबों को मैं लाल सलाम और नमस्कार करता हूँ। स्वामी जी के जो आज हम जयंती मना रहे हैं, स्वामी जी क्या थे? स्वामी जी एक व्यक्ति नहीं थे। स्वामी जी उस अंग्रेजी काल में जो 2 तरह के शासन था, एक अंग्रेजों का शासन और दूसरा साहूकारों और जमींदारों का शासन, ये दोनों के खिलाफ अपने शुरुआती दौर में जो इन्होंने परिवर्तन करते गए और उसके खिलाफ लड़े, सन्यासी बने, जाति उत्थान की भी बात किए,
लेकिन उनको इससे संतुष्टि नहीं हुई। भाई किसानों की मुक्ति की जरूरत है, जमींदारों से मुक्ति की जरूरत है, अंग्रेजों से मुक्ति की जरूरत है, और उन्होंने किसान आंदोलन शुरू किया। स्वामी जी के जीवन में अगर हम देखें तो डर भय नाम की चीज नहीं था। किसी भी नेता के सामने वो डट करके बोलते थे। मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। उनके समझ में किसान प्रधान था, किसान की तकलीफ वो बर्दाश्त नहीं करना चाहते थे। जब दरभंगा में अकाल पड़ा और उन्होंने किसानों से मिल करके जो टैक्स वसूल कर रहा था दरभंगा महाराज, तो टैक्स का बहिष्कार किया। गांधी जी उनके साथ पैरवी किए, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं किसानों के साथ हूं, जमींदारों के साथ नहीं हूं। लेकिन आज देखें हम, आज जो समाज में चल रहा है, आज भी किसान लड़ रहे हैं। 700 किसान आत्महत्या कर गए किसी कानून के खिलाफ, अंत में मोदी जी को वापस करना पड़ा। तो उस समय की जो लड़ाई थी आज भी जारी है। हमें आज लड़ने की जरूरत है, संगठित होने की जरूरत है। सेमिनार हमको शिक्षा दे रहा है कि स्वामी जी जिस रास्ता पर चल रहे थे, उस रास्ता पर हमें कैसे चला जाए और आगे बढ़ करके ये जो आज अंग्रेज नुमा सरकार है, कारपोरेट को मदद कर रहा है, किसानों को नुकसान कर रहा है, तो किसान की तकलीफ को हमें अपने हृदय में लेकर के आगे बढ़ने की जरूरत है और उसको लड़ने की जरूरत है। अगर बिहार पर ही हम नजर रखें, अभी हाल में ही अडानी को 1050 एकड़ जमीन दे दिया गया 1 रुपया पर, और किसानों को क्या मिल रहा है? इन्हीं किसानों की जमीन ले करके दे दिया गया और हम चुपचाप से बैठे हुए हैं। हमें जिस तरह से आप देख रहे हैं, गया में सत्याग्रह किसान आंदोलन किया करवाया, और इधर देख लीजिए रामादास शास्त्री किसान लोग एकता हुई। वो कांग्रेस के साथ चर्चा किए कि कांग्रेस के साथ थे और कांग्रेस से दूरी भी बना, और मार्क्स और लेनिन का, माओ से तुम का अध्ययन करना शुरू कर दिए और कम्युनिस्ट की तरफ बढ़ गए। ये जो बदलाव आ रहा था उनका, आज हमें भी बदलने की जरूरत है। जड़ मूल से उसी जगह पर नहीं रहने की जरूरत है, और किसानों को हम तकलीफ को कभी बर्दाश्त नहीं करें। अडानी की तकलीफ को हमको परवाह नहीं करना है। हम ज्यादा कुछ नहीं कहेंगे, हम आप लोगों से ही कहेंगे कि आज जो किसानों पर आफत आ रहा है, उस आफत को मिटाने के लिए हमको एकताबद्ध होकर के, जाति और संप्रदाय को छोड़ करके हमें समाज को जोड़ने के लिए, लोकतांत्रिक व्यवस्था को बहाल करने के लिए हमें आगे बढ़ने की जरूरत है। धन्यवाद। ये थे रामेश्वर प्रसाद जी, पूर्व सांसद। और मैं आपको सूचना दे दूं, हमारे बीच में एक जाने माने सामाजिक कार्यकर्ता ओम प्रकाश जी हैं। हमें काफ़ी उन्होंने प्रोत्साहित किया यहाँ वहाँ जाने में, लोगों को इनवाइट करने में। हमारे बीच एक किसान हैं जाने माने 12 से, मैं कल ही गया था वहाँ, रामाधार सिंह जी, जो मैं करीब वहाँ दोपहर में था और वहाँ से लौट रहा था, तो इन्होंने ज़बरदस्ती कुछ बातें करी स्वामी जी के बारे में, और जाते जाते फिर हमको ज़बरदस्ती पकड़ कर मट्ठा पिलाया कि आप पीजिए। हम तो हमें याद आया स्वामी जी की वो, कि स्वामी जी जब निकलते थे, वहाँ जाते थे तो कहीं न कहीं ठहर जाते थे, रात वहीं बिताते थे,
और शायद ऐसे ही जो है सो कोई संगठन बनती है। तो मैं बुलाऊंगा सर्वोदय शर्मा जी को कि आप आए और जरूर 2 शब्द रखें आज के मौके पे, और उसके बाद फिर जो है हम ओपन सेशन कुछ कर देंगे। हाँ, जहाँ जो क्वेश्चन लेंगे तो सर्वोदय शर्मा जी के वक्तव्य के बाद मैं ओपन सेशन कर दूंगा कि आप जिनसे जो भी बातचीत आज की हुई है आप उनसे सवाल कर सकते हैं, कुछ अपनी जो भी जानकारी है ले सकते हैं। तो सर्वोदय शर्मा जी। मित्रों, बहुत देर से बातें हो रही है और मैं हमेशा आपके बीच आता रहता हूं। मैं समझता हूं कि आप लोगों के मन में कई सवाल होंगे और उन सवालों को लेना और जो इतिहासकार शोधकर्ता हमारे बीच उन्होंने जो बातें रखी उसकी और उसको आगे बढ़ाया जाए। स्वामी जी प्रेरणा के स्रोत हैं। स्वामी जी ने न सिर्फ समाज सुधार की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया, बल्कि उन्होंने किसान आंदोलन करके एक वर्गीय चेतना को जन्म दिया, जिसने बिहार में कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना के लिए एक पृष्ठभूमि तैयार की। आप जानते हैं कि बिहार में कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना 1939 में हुई, लेकिन स्वामी जी का आंदोलन बहुत पहले शुरू हो गया था। इसीलिए भारत में कम्युनिस्ट आंदोलन का जो इतिहास लिखा गया उसमें स्वामी जी की चर्चा बहुत विस्तार से की गई है, और किसान आंदोलन की भूमिका जिसने कांग्रेस को हिला दिया। और जब कांग्रेस में निहित स्वार्थी तत्वों ने कब्जा किया तो स्वामी जी इतने बोल्ड थे, इतने साहस और हिम्मत करके उन्होंने कदम उठाया कि उन्होंने एक पैम्फलेट जारी किया कि मैंने कांग्रेस क्यों छोड़ी। क्योंकि उन्होंने देखा कि वही दुर्गुण, जिस दुर्गुणों के खिलाफ किसान आंदोलन खड़ा हुआ था, जिन दुर्गुणों के खिलाफ समाज सुधारक खड़े हुए थे, उन दुर्गुणों को कांग्रेस अपना रही है। इसीलिए उन्होंने 1950 के पहले शायद 48 में, अगर मैं सही हूं, कांग्रेस छोड़ दी थी। वो महात्मा गांधी से भी टकरा गए थे। महात्मा गांधी आए थे और इसीलिए आप इस तरफ महात्मा गांधी का बहुत कम आगमन हुआ था, क्योंकि अभी जैसे कि रामेश्वर जी ने बताया कि दरभंगा महाराज का सेक्रेटरी कांग्रेस का अध्यक्ष था, जो सबसे बड़ा जमींदार बिहार का था, दरभंगा महाराज, और उसकी तरफदारी कर रहे थे गांधी जी। और इस बात पर गांधी जी और स्वामी जी में टकराहट हो गई, और उसके बाद स्वामी जी ने कहा कि आप मेरी तरफ जहां भी किसान आंदोलन है कदम नहीं रखिएगा, आपका स्वागत नहीं होगा बिहार में। इतनी हिम्मत उस समय के राजनेताओं में इतिहास में बहुत दुर्लभ देखने को मिलता। तो स्वामी जी ने जो एक ऐसे समाज की कल्पना की, उस अतीत से सीखकर हमें आज के सच्चाइयों को ध्यान में रखते हुए किसान आंदोलन को एक दिशा और एक गति प्रदान करने की जरूरत है। अभी चर्चा हुई पिछले दिनों, एक संयुक्त किसान आंदोलन बहुत ताकतवर ढंग से भारत की राजधानी दिल्ली में चलाई गई थी, जिसमें सभी प्रदेशों के लोग शामिल होते थे, और उसने झुकने के लिए मजबूर किया और भाजपा को जो पूंजीपति पक्षी किसान नीति थी उसको वापस लेने की घोषणा करनी पड़ी भाजपा सरकार को। अभी और भी बहुत से ऐसे मुद्दे हैं किसानों के, जो आज भी किसानों को डिसएडवांटेज, मतलब उनको अभी भी किसानों का सम्मान नहीं होता, अभी भी किसानों की आर्थिक स्थिति बहुत बुरी है, अभी भी किसानी में वो लाभ नहीं दिखता है जो लाभ एक छोटा व्यापारी भी कमा लेता है, एक छोटा प्रोफेशनल भी कमा लेता है।
किसानों की जिंदगी आज उससे भी बदतर है। ऐसी स्थिति में एक बड़े संयुक्त और व्यापक आंदोलन के निर्माण की जरूरत पूरे भारत में है। मैं समझता हूं कि उस आंदोलन के निर्माण में हम जो भी सहयोग कर सकते हैं, अपनी अपनी विचारधारा के मुताबिक, अपनी अपनी समझ के मुताबिक वो करना चाहिए। ये इतिहास की मांग है। अगर भारत को हम बदलना चाहते हैं और भारत के लिए कुर्बानी देने वाले, भारत की आजादी के लिए लोगों का जो सपना था उसको कुछ भी पूरा करना चाहते हैं, तो हमें एक शक्तिशाली किसान आंदोलन को भारत में जन्म देना ही पड़ेगा। यही सच्ची श्रद्धांजलि स्वामी सहजानंद सरस्वती के प्रति है। धन्यवाद सर्वोदय शर्मा जी। ये थे सर्वोदय शर्मा जी जो लेफ्ट के पार्टी से जुड़े हैं और उनकी अपनी विचारधारा भी है और वो एप्सो के महासचिव हैं, ऑल इंडिया पीस एंड सॉलिडरिटी ऑर्गेनाइजेशन। तो मैं अब अगले कार्यक्रम में आगे जो ताकि जितने लोग हमारे साथी लोग आए हैं, मैं उनकी भी सार्थकता को पूरा करने के लिए मैं अब थोड़ा सा ओपन सेशन कर दूं कि जिनकी कुछ क्वेरी है, कुछ बात करना चाहते हैं। विलियम पिंच साहब जो भी बात कर रहे थे, आपने देखा कि एक रिसर्चर किस तरह से रिसर्च करता है एक देश से दूसरे जाकर के कुछ ऐसी पर्सनालिटी के बारे में जिनका कुछ दुनिया में योगदान है। तो आप समझ सकते हैं कि मैं आपको 10 सेकंड में ये बात रखूंगा कि ये भाषा को भी सीखा इन्होंने, हिंदी भाषा को भी सीखा ताकि उनको सहज हो यहाँ वहाँ जाने में। या ऐसा नहीं है कि विदेशी लोगों को भी हिंदी भाषा सीखने में दिक्कत होती है, ऐसा बात है। और जैसा कि अब हमारे कोर्स में इंग्लिश पढ़ाई जाती है, लेकिन फिर भी लंबे समय से मिडिल स्कूल, हाई स्कूल, कॉलेज में एक भाषा अंग्रेजी रहती है, लेकिन फिर भी हम लोग जो है इंग्लिश भाषा रोज पढ़ते हुए भी इतनी सहज नहीं हो पाते कि बढ़िया से इंग्लिश बोल पाए। मगर इन्हें देखिए कि अपने रिसर्च के सिलसिले में, हिंदुस्तान आने जाने के सिलसिले में इन्होंने हिंदी भाषा को समझ ली और ये आपसे बातें कर रहे हैं, ये बड़ी बात है। तो मैं अब आपसे गुजारिश करूंगा कि जिनकी भी कुछ क्वेरी ऐसी है, सवाल करना चाहेंगे, तो आप बातचीत कर सकते हैं, पूछ सकते हैं प्रोफेसर विलियम पिंच जी से। हाँ जी, पूछिए। जो भी पूछेंगे वो अपना एक परिचय दे देंगे, जैसे भी छोटी भी परिचय हो दे देंगे, उसके बाद अपना सवाल पूछें। आदरणीय अध्यक्ष जी, विलियम पिंच साहब, सभी भाइयों बहनों, मैं ये जानना चाहता हूं